अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आप तमाम के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर, अपडेट लेकर, या जो भी आपके मसले मसाइल है वो तमाम लेकर, टैट से मुतालिक, उसके फॉर्म से मुतालिक जो भी आपके मसले मसाइल आ रहे हैं, एक बार वो तमाम चीज़ें लेकर मैं हाजिर हूँ। ये आज के वीडियो के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जैसा जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं, या जो जनरली आप पूछ रहे हैं, तो फॉर्म भरने की प्रोसेस चालू हो गई है। उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अभी कुछ दिन बाकी है, एक हफ़्ता बाकी है ये फॉर्म की डेट्स जो है क्लोज़ होने के लिए। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको आ रहे हैं। मैं डेमो नहीं दे सकता यहाँ पर, जैसा कि जनरली, क्योंकि मोबाइल मेरे पास जो है कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो मोबाइल पर वो डेमो वगैरह कुछ खास नहीं रहेगा। या मैं ओरली आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है और क्या करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के ज़रिए बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहला एक सवाल जो आ रहा था कि जो 15 डिजिट का जो CTET का रोल नंबर है, 15 डिजिट का 10 डिजिट बता रहा है डिजिट, और बाकी के नहीं ले रहा है, ऐसा एक सवाल था। तो आप ही जो है मेरे सब्सक्राइबर में से जो एक है, उनका मुझे जो है वहाँ पर कमेंट आया कि सर मैंने ईमेल किया था, मैं ये उनका हवाला देकर बात कर रहा हूँ। असल में वो बिलोंग करते हैं हमारे ही जो है इलाके से, हमारे ही एकदम करीब के जो है शहर से है। वो फैयाज़ हसन साहब, जो भी उनका जो है लक़ब है, वो शायर है। उनका जो है मुझे कमेंट आया है, हमारे ही शहर उमरखेड़ से उनका ताल्लुक़ है, मशहूर मारूफ शायर है। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि यानी कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कि वो हमारे जो रिलेटिव है, ये मैंने उनको कमेंट में भी रिप्लाई दिया हो कि वो, तो मैं उनको पहचान लिया हो। तो उन्होंने बताया है कि सर ऐसी ऐसी बात है कि मैंने ईमेल किया था, तो वो बता रहे हैं। उस ईमेल का मैं हवाला दे रहा हूँ, अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर में उन्होंने मुझे कुछ सेंड किया वो ईमेल का स्क्रीनशॉट वगैरह, तो वो भी बताऊंगा मैं। तो मैंने MSc पुणे को एक मैसेज किया था, और वो ईमेल का मुझे रिप्लाई आया है कि भाई आपको जो 15 डिजिट जो है, जैसा हमारे टाइम पे ऑफलाइन में जो हमारा CTET था उस वक्त तक, जैसा कि 2016 में, 2014 में जब भी हमने पास किए, आज से 8-10 साल पहले, तो जब जो है 10 डिजिट का होता था और ऑफलाइन पेपर होता था। तो अभी मुझे पता नहीं ऑनलाइन का 15 डिजिट का, ऐसा मुझे पता चला। तो ऐसा बोला गया है वो रिप्लाई में कि आखिरी के 10 डिजिट आपको वहाँ ऐड करना है। आखिरी के 10 डिजिट यानी कि 15 अददों का जो है आपका रोल नंबर है, 15 जो भी फिगर्स है उसका, तो उसमें के आखिरी के 10 डिजिट्स जो है आपको वहाँ पर एंटर करने हैं, ऐसा उसमें बताया गया, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बता दो, जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, जो ऑनलाइन CTET जिन्होंने दिए होंगे पिछले साल की, ये 2 बार में जो हुई, तो क्या उनका क्या हो रहा है वो मुझे ज़रा बताओ, क्योंकि जनरली मुझे यही पूछा जा रहा है। तो ऐसा है बोलते हैं, उनको रिप्लाई आया है। अब तुम वहाँ डिजिट आखिरी के 10 डिजिट जो है इंटर करेंगे तो लेंगा, ऐसा वहाँ से उनको रिप्लाई आया है। मैंने उनका रेफरेंस दिया, फिर भी आप उसको पहले कंफर्म करें, ठीक है, उसको पूरा 100% कंफर्म करें। ये नहीं कि मैं ये वीडियो के जरिए बता दे रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ ही दे रहा हूँ आपको। अब रही बात दूसरी बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो CTET TET कुछ भी नहीं है, ठीक है, और वो लोग जो है B.Ed है, मिसाल के तौर पे जो भी B.Ed वाले, MSc B.Ed, BSc B.Ed, BA B.Ed, MA B.Ed जो देख रहे हैं, अब वो नीचे तो नहीं आ सकते पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए, क्योंकि उनके पास TET या CTET वगैरह नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है TET या CTET की। अगर कोई उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वगैरह, ये जो तमाम दिख रहे होंगे मेरे, तो मैंने इसके पहले कई ऐसे वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपको बताई है जो आज आपके सामने एकदम हूबहू उतर कर आ रही है। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है और उससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए थी, और जो हमने गलतियाँ कर रहे, जो हम आज उसके जो है पछतावे में है कि वो चीज़ हमने नहीं की, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो 9 से 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, BSc B.Ed, BA B.Ed, उसके बाद में MA B.Ed वगैरह जो होंगे। अगर आप MSc B.Ed है तो आप 9वीं से 12वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप BSc B.Ed है तो 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BA B.Ed है तो 9वीं 10वीं के लिए, MA B.Ed है तो 9वीं से 12वीं के लिए। एक्चुअल में मसला ये है कि आप लोग अप्लाई जो करते हैं तो वहाँ पर CTET की जो है कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको टैट देनी होती है, और टैट के ऊपर सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 टप्पों में जो है आपको ऑप्शन आते हैं, यानी कि एक तो आप विदाउट इंटरव्यू में चले जाएंगे या तो विद इंटरव्यू में जाएंगे। क्लियर कट सुन रहे होंगे तो समझ लो कि विदाउट इंटरव्यू यानी जो शासन के जरिए, जैसा शासन के पास लेती है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे भर्तियाँ लेती है बगैर किसी इंटरव्यू के, डायरेक्ट मेरिट के बेस पर, तो वैसा जाएंगे तुम, उसको कहते हैं विदाउट इंटरव्यू। इसमें तुमको प्राइवेट संस्थाएं भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। उर्दू मीडियम के जो मेरा ये स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं 9वीं से 12वीं के लिए सिर्फ जो अप्लाई कर रहे हैं, तो वैकेंसीज आती नहीं है उर्दू मीडियम में, तकरीबन ना के बराबर, ठीक है। ऐसा समझ लो कि 99% पहली से 8वीं की ही वैकेंसी आती है, 98% भी बोले तो चलता, ठीक है, कम ज़्यादा आगे पीछे जो भी आती होंगी, लेकिन ना के बराबर आती। अब आती है इसमें से जो उर्दू मीडियम है, लेकिन वो BSc है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, XYZ जो भी होगा, तो तुम्हारे को, तुम उर्दू मीडियम से होते हुए भी तुम अदर मीडियम के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, क्योंकि तुम साइंस फैकल्टी से है, ठीक है। तुमको आगे चल के टीच जो करना है वो इंग्लिश में ही करना है या सेमी इंग्लिश में करना है, XYZ, तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है अदर मीडियम पर हो सकता है। अब जो लोग दूसरे भी मीडियम के सब है, जो TET नहीं है, तो 9वीं से 12वीं पे अप्लाई करते टाइम तुमको विद इंटरव्यू अगर आता है, तो विद इंटरव्यू यानी तुमको उन संस्थाओं पे जाना होता है। मिसाल के तौर पे तुमने 140 मार्क भी ले लिए,
विथ इंटरव्यू में। विदाउट इंटरव्यू हो गया, तुमने मार्क लिए, मेरिट के हिसाब से तुमको डायरेक्ट ले लेंगे। विथ इंटरव्यू पे तुमको संस्थाओं पे जो जाना होता है, तुम्हारे साथ 10 लोगों का कंपटीशन वहां होता है, ठीक है। वो 10 लोगों का कंपटीशन यानी तुमको 140 मार्क है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 30 मार्क का एक डेमो लेसन लिया जाएगा। अब इसमें बार बार ये मत सवाल पूछो यार नीचे वाले हो, पहली से 8वीं वाले, इंटरव्यू होता क्या, ये होता क्या। जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था 100% ग्रांटेड जो सिर्फ मार्क पर लेना चाहती है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्क के बेस पर और मेरिट के बेस पर लिया जाता है। मैं 9वीं से 12वीं के विदाउट इंटरव्यू के विद इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। विदाउट का मैंने बता दिया, तो आपको वहाँ इंटरव्यू देना होता है। वो 30 मार्क में से लेसन में जो भी ज्यादा मार्क लेंगे, सबसे अच्छा उनको भाएगा, उन इंस्टीट्यूशन वालों को, उनको वो लेते हैं। खत्म बात। अब बात आती है नॉन क्रिमिनल्स की। मैंने इसके पहले 400 वीडियो तक हर चीज में मैंने ये बात बताने की कोशिश की, स्पेशली उर्दू मीडियम के बच्चों को या अपने कौम के बच्चों को, कि तुम लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है अक्सरियत में क्लियर रखो। अपने बच्चों में सवालों की क्यूरियोसिटी बहुत है, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकल कुछ भी करने की उतनी खास क्यूरियोसिटी नहीं है, स्पेशली कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की हद तक। अभी तक कई लोगों ने भर्ती होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी बोल के ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स, ओबीसी का, नॉन क्रिमिनल वगैरह ये चीजें बनाई नहीं। अब उनके ऊपर ये चीज लद गई है कि भाई अगर ये 8 तारीख से पहले बिफोर का जो भी, मैंने पहले ही बोला था, कोई भी चीज जो काउंट होती है, कोई भी चीज तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसीजर में, वो तुम्हारे फॉर्म के प्रोसेस से शुरू होती है और वही से मेन तुम्हारा जो है नौकरी की शुरुआत होती है, फॉर्म भरने का। तो नॉन क्रिमिनल बिफोर डेट का होना बहुत जरूरी है। मैं एमपीएससी की एक बार न्यूज भी बताया था कि सिर्फ एमपीएससी ने में कुछ 2021 में सिलेक्शन हुआ कुछ 17 बच्चों का, जिसमें से 5 बच्चों को उन्होंने वेरिफिकेशन में आउट कर दिया या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। वजह एक ही रही कि उनका ऑन टाइम जो है बोला गया था, जो टाइम जो ड्यूरेशन में एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे नॉन क्रिमिनल होना जरूरी था, लेकिन उनका उसके बाद का था, तो उनको नहीं दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमको भविष्यवाणी बोलिया था, मैंने तुमको एक सिर्फ प्रोसेस बताया था। तो इसमें हमारी क्यूरियोसिटी या हमारी जागरूकता या बेदारी होना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। तुमको कुछ भी चीज बताए कि तुम रिपीट वही सवाल मुझे वापस कमेंट बॉक्स में करते। एक सादी सी बात है यार, ईडब्ल्यूएस ये कोई भी कास्ट के बेसिस पर आरक्षण नहीं है, ये ओपन कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण है। इसको नॉन क्रिमिनल नहीं लगता मेरे भाई, यार अपन मास्टर लोग बनने वाले हैं फ्यूचर में। तुमको इतना नहीं यार, ये मैंने हर बार यही बताया कि ईडब्ल्यूएस इज इक्विलियंट टू नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल का क्या मतलब है? नॉन क्रिमिनल सिर्फ ओपन और ईडब्ल्यूएस छोड़कर तमाम कास्ट को लगता है। अगर एससी एसटी को इसकी माफी रहती है, एससी और एसटी कास्ट को नॉन क्रिमिनल तकरीबन यानी कि नहीं लगता है बाय द रूल, लेकिन बाकी सब कास्ट को लगता है। नॉन क्रिमिनल के मायने क्या है? तुम 8 लाख के अंदर उत्पन्न रखते हैं तभी हम तुमको वो आरक्षण का फायदा देंगे। ये है वो सर्टिफिकेट जो तहसील से मिलता है, जिसको मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बोलूं कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट। एक कास्ट वाले को 8 लाख की सीमा होती है, उसके अंदर ही उसका ऑल सोर्सेज से इनकम होना चाहिए, तभी वो कास्ट का फायदा उठा सकता। प्रगत व उन्नत गट बोलते हैं इसको। 1000 बार वही सवाल पूछते हैं यार, तुम ईडब्ल्यूएस है, नॉन क्रिमिनल लगता है। ईडब्ल्यूएस यानी एक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ही है वो, और वो कास्ट के लिए नहीं है, वो कास्ट के बेसिस पर आरक्षण नहीं है। वो ओपन में से जिनका 8 लाख उत्पन्न है, वो ओपन में से जिनके पास 5 एकड़ की खेती है, उनके लिए है। वही रिपीट यार करते तुम लोग। अब इसके बाद में जब तुम अप्लाई करते, कहां पर? 6ठी से 8वीं 9वीं 10वीं, अगर तुम वो है, अगर तुम बोल रहे कि जैसा मैंने पहले बोला था कि ओपन इज ओपन फॉर ऑल, लेकिन ओपन इज ओपन फॉर ऑल कब है? जब तुम फॉर्म भर रहे, तुमने ओबीसी में फॉर्म भर दिए और तुमने ओपन की मेरिट क्रॉस कर दी, लेकिन तुम ओबीसी होते हुए भी ओपन में अगर अप्लाई करना चाहते, भले ही तुमको 83 ही मार्क होंगे टीईटी में, सीटीटी में, लेकिन तुम्हारा अगर ग्रेजुएशन लेवल पे तुम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर तुमको ग्रेजुएशन में ओपन के इतने परसेंटेज होना क्या, ये क्लियर करो। वह फॉर्म में या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में है, या फिर जो भी दूसरे भर रहे होंगे कास्ट वाले ओपन में नॉन क्रिमिनल नहीं होने की वजह से मजबूरन, तो उनको ये पूछो। टीईटी में तुमको भले ही 83 होंगे, वो ले लेगा, लेकिन 6ठी से 8वीं पे जाने के लिए तुमको ग्रेजुएशन में 50%, तुम ओपन में फॉर्म भर रहे ना, तो ओपन के इतने ग्रेजुएशन में 50%, क्योंकि ओबीसी में भर रहे होंगे तो 45% लगेंगे। कोर्ट मैटर ये भी बेस पे हुआ था 2017 के भर्ती में। 2017 के भर्ती में कम से कम 15 से 20 कोर्ट मैटर हुए, जो कि आज तक वो चल रहे हैं। ठीक है, ब्रिज कोर्स की वजह से बीएड वाले फिलहाल में कोई भी डिसीजन ना आने की वजह से पहली से 5वीं पर एलिजिबल नहीं है। अब सीधी सी बात है, फॉर्म भरते वक्त में एक चीज ध्यान में रखो कि जो उसने प्रतिज्ञा पत्र इंग्लिश में बोला है, जिसको हम बोलते क्या, एफिडेविट वगैरह कुछ बोलते होंगे, तो वो इंग्लिश में हैंड रिटन में अपने जो है सफेद पेज पर लिखकर उसको स्कैन मार के वहां पर अपलोड करना है। लेफ्ट हैंड का थंब अपलोड करना है, अपने करंट की पासपोर्ट साइज फोटो, पुराने लो मत, करंट की फोटो निकालो और वो अपलोड करो, और अपनी सिग्नेचर वगैरह अपलोड करो। इसके बाद जो है शुरुआत जो फॉर्म की होती है तुम्हारी, तो वहां पर तुमको एज पर 10 डॉक्यूमेंट जो पूछ रहा है, तो XYZ जैसा मैं अगर बोलूँ मेरे 10th के डॉक्यूमेंट पर क्या है, एक मिसाल, मैंने जब 2017 में जब फॉर्म भरा था, तो मैंने सीधा मेरा आधार पे क्या है, मेरा पैन पे क्या है, मैंने ये नहीं देखा था। एज पर 10th डॉक्यूमेंट तो मेरा बड़ा अजीब सा नाम जो है 10th के डॉक्यूमेंट पे था, खान इरफान खान अकरम खान, यानी कि 4 बार खान आया था। तो इस पर क्या उन्होंने मुझे क्या ऐसा रोका दिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एज पर 10th डॉक्यूमेंट बोले तो तुम्हारा पहले नंबर पे जो चेक होता है वेरिफिकेशन में, वो होता है टैट का फॉर्म भरे हुआ, जो तुम आज भर रहे, इसको संभाल के रखो,
मैं ये सच बोल रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता, अपने बच्चों ने लास्ट टाइम में या किसी भी वक्त में जो है टीईटी के फॉर्म वगैरह जब भर देते तो किधर भी फेंक देते। जब फॉर्म भरेंगे उसको स्कैन मार के या वही जगह पे से उठाकर जहां नेट कैफे पे बैठे अपने ईमेल पे सेंड करने लगा दो, खत्म काम। और एक प्रिंट अपने पास रख लो, उसको संभाल के रखो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है हॉल टिकट भी बहुत अच्छे से संभाल के रखो, वो काम नहीं आता बाद में, वो नहीं चेक करते। मेन चीज़ ये है तुम्हारा ये फॉर्म। अब ये फॉर्म में तुम 10th के हिसाब से जब भर रहे हैं तो नीचे पूरा नाम आ जाता है, ऊपर पहले सरनेम बोला ना, सरनेम डाल दिए ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, और नीचे देखो तुम एक लाइन आ रही पूरा फुल नेम की, तो वहाँ फुल नेम आ जाता। अब नॉन क्रिमिलियर की जो महिला आरक्षण वालों के लिए शर्त है वो क्या कंडीशन के बेसिस पे मांग रहा है, इसको गौर से देखो। महिला आरक्षण का 30% का फायदा उठाने के लिए प्रगत और उन्नत गट का सर्टिफिकेट मांगता है। महिला आरक्षण के जो मराठी मीडियम के, जो हमारे दूसरे मीडियम के जो लेडीज है अक्सरियत में जो एग्जाम्स देती है, मैं लेडीज जो देख रही है उर्दू मीडियम की, उनको मैं खास कर बोल रहा हूँ, उनसे पूछो, उनसे राय मशविरा करो, अपने अपने जो है दूसरे कास्ट वालों को कास्ट की पूरी माहिती रहती तो उस हिसाब से। अदरवाइज तुम महिला जो एक जैसा लेडीज का एक क्वेश्चन है कि भाई हम ये है तो हम लेडीज का फायदा उठा सकते हैं, हम वो कास्ट में है तो, अरे यार जो ये महिला आरक्षण है ना पूरे इंडिया में 30% लागू है। तुम ओपन में है तो ओपन की महिला का फायदा उठाना चाहते हो तो तहसील का 30% महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट होना। ओबीसी में से महिला लेना चाहते हो तो ओबीसी भी ले सकते हैं, महिला भी ले सकते हो, तुम ओबीसी महिला काउंट होते। अगर तुम विजय है महिला है तो विजय महिला दोनों उठा सकते, या फिर विजय का स्पेशल फायदा ले सकते बस, या फिर तुम विजय महिला बोल के काउंट होते। तो विजय महिला की मिसाल के तौर पर ओबीसी महिला की उर्दू मीडियम पूरी ओबीसी की जगह 300 है एक मिसाल, तो उसमें ओबीसी महिला की जगह 30%, 30 या 90 जगह ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। और आज से 1 महीना पहले का या 15 दिन पहले का एक सब स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का कि महिला की जगह अगर है तो उसको बाद में किसी भी अदर लोगों को नहीं दी जाएंगी, वो भले ही कैंडिडेट ना मिलो वो महिला के ही लिए रिजर्व रहेंगी। ऐसा भी स्टेटमेंट है एमपीएससी के वक्त का। अब रही बात तुम्हारे सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन की बात मैं ऐसा बोल रहा हूं, तुमने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे, मिसाल के तौर पे तुमने ईडब्ल्यूएस में भर दिए, लेकिन तुमने क्राइटेरिया क्रॉस कर दिए मेरिट का, ओपन का, टैट के फाइनल लिस्ट में, तो तुमको ओपन में काउंट कर दिया जाएगा, तुमको ओपन में ले लिया जाएगा। अब सेम यही मिसाल दूसरे भी कास्ट की है, लेकिन उसकी तैयारी उतनी रखनी होगी जितना मैं बोल रहा हूँ आसान तरीके से उतना आसान नहीं रहता, ठीक है। ओपन का क्राइटेरिया या ओपन की मेरिट क्रॉस करना ये अपने हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखो। बोलना बहुत आसान है, तो हार्डवर्किंग कैसी करनी है कि मैंने पहले से ही अक्सर मैं पिछले 1 साल से जब से ये हवा बनी थी टेट की बोलते आया कि स्मार्ट तरीके से स्टडी, और स्टडी में जिसने ब्रेक लगाया होगा वो अभी भी अफसोस कर रहा हूँ, ये बात याद रखो। डॉक्यूमेंटेशन में डरने की कोई भी बात नहीं है, कहाँ स्पेस है, कहाँ कुछ है, कहाँ ये हट गया वो हट गया, एमओएचडी है, एमडी है, एसके है, शेख है, देखो ये प्रॉब्लम्स है, ये मैं मानता कि भाई अपन वहाँ जा रहे गवर्नमेंट के, अपने को फैकल्टी में जाना है, गवर्नमेंट की फील्ड में जाना है, तो वो क्या अपने को सीधा क्या कोई ऐसी सज़ा सुना दी, सीधा सीधा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, गैजेट वैजेट बना दिए या जो भी प्रोसेस होता है लीगल वो कर दिए, खत्म काम यार। वो टेंशन नहीं रहता। एक्चुअल टेंशन तुम्हारा ये है कि तुम जिस चीज़ को ज़्यादातर जो है एकदम कूल माइंड से करना चाहिए उसको ही तुम, यानी कि फॉर्म की प्रोसेस को मैंने बहुत पहले ये चीज़ें बता दिया था, ठीक है, तो उसको उसी तरीके से करो। रही बात सिलेबस की, तो 2017 का सिलेबस पूरा वही है, 80 मार्क का ज़हनी आजमाइशों का। तुम जनरल नॉलेज के लिए मेरे पास 33 वीडियो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में, लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहाँ चेक कर लो। और तुम्हारे जितने सवालों के मैं रिप्लाई दे नहीं सक रहा कमेंट बॉक्स में, वो इस वजह से क्योंकि मैं भी खुद काम में रहता हूँ उस हिसाब से। अदरवाइज आज के वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा माइनर प्रॉब्लम्स अगर नेम्स में है तो कोई उतना खास मसला नहीं है। अगर तुम्हारे पास जो चीज़ है ही नहीं, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है 2015 के बाद से। एमपीएससी बाकायदा उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मांग रहा है, यस नो कर देना है, लेकिन वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में चेक होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट सादर करना होगा, ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन में, वहाँ की मैंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताया तुमको, यानी कि करंट ईयर का, करंट आर्थिक वर्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तुम बोलेंगे मेरे पास 20 का, 21 का है, 19 का, 20 का, ये नहीं चलता। हर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 31 मार्च को हर साल एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से आर्थिक वर्ष शुरू होता है, इकोनॉमिकल ईयर शुरू होता है, और वहां से हमारी सोर्स ऑफ इनकम में क्या इजाफा हुआ और क्या घटा, ये तमाम का मिला के नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होता है हमको, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल होंगे जिनको मैं आपको वीडियो के जरिए जो है बताने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो के जरिए मुझे यही बताना था, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक जो भी बातें की है वो तमाम की तमाम बातों को गौर से सुनो। देखो मैंने पहले भी हर वीडियो में ये चीज़ें बताई हुई थी, इसमें अपना जो है सुस्ती हो गई होंगी जो भी डॉक्यूमेंट बनाने में, तो वो 5-7 दिन में तो मिलना मुश्किल है। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड स्टडी या स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करो। अगर मानते होंगे तो जितना हो सके उतना जो है 5वीं के जो
प्रीवियस ईयर के स्कॉलरशिप के पेपर से और 8वीं के प्रीवियस ईयर के स्कॉलरशिप के पेपर है, वो मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं जो दे रहा उसमें बहुत से जनरल नॉलेज के नियर अबाउट 1000 सवाल के आसपास है, या बहुत सी ऐसी मालूमात है जो काम आ सकती है। कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी है उसमें, 2-3 मार्क का कंप्यूटर जो है इन्फॉर्मेशन का भी पूछता है। अदरवाइज आप खुद जो है ज़हीन है माशाल्लाह, बहुत काबिल लोग हैं, ये मुझे पूरी तरीके से मुझे इस बात का यकीन है। सिलेक्शन लेने के लिए उतना हार्डवर्क करना होगा, तो ज़्यादा जो है उसको फ्रस्ट्रेट होकर भी पढ़ेंगे तो 20 दिन कम है, 15 दिन कम है, ये बातें थोड़ा छोड़कर करो। और सबको बताने की नीयत से, या जो मुझे आता है, मैं मेरे जो भी मेरा भाई, मेरी जो भी बहन है, या जो भी मेरे जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं जो D.Ed B.Ed वगैरह है, मैं उनको बताऊंगा और मैं उनकी रहबरी करूंगा। ये नीयति से पेपर नहीं है, जो चीज़ तुमको मालूम है फ़िलहाल में, या फिर जो बताने वाला है उसका पता बता देने की नीयत रखो। ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी के पढ़ाओ में भी और मरने के बाद भी ये चीज़ काम आती है, मदद करना, ठीक है। वीडियो अच्छा अगर लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, खुसूसन उर्दू मीडियम वालों को शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे नई वीडियो में।